शुरुआत एक छोटे से शारीरिक प्रयोग से करते हैं। चलिए अपने दोनों होठों को एक दूसरे से दूर रखिए और अब प बोलने की कोशिश कीजिए। कोशिश करके देखिए, क्या बिना होठ मिलाए प बोलना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से असंभव है। और पता है, ये छोटी सी बात साबित करती है कि बचपन में जो वर्णमाला हमने सीखी थी ना, वो बस रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। ये जो असंभव वाली बात है ना, यही असल में हमारी वर्णमाला का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। अक्सर मान लिया जाता है कि अक्षर तो बस कागज पर बनी कुछ आकृतियां हैं, लेकिन हकीकत में भाषा पूरी तरह से फिजिकल इंजीनियरिंग है। ये एकदम भौतिक विज्ञान है जो हमारे मुंह के पुर्जों और हवा के बहाव पर टिका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की इंजीनियरिंग को डीकोड करने वाले हैं। हम हिंदी वर्णमाला को किसी ब्लैकबोर्ड पर लिखी बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार और जटिल मशीन की तरह खोलकर देखेंगे। हम भाषा के इस पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले वर्णमाला का रहस्य, फिर स्वरों की टाइमिंग, उसके बाद व्यंजनों का रास्ता, हवा और कंपन का गणित, संयुक्त व्यंजन और आखिर में इस शानदार मशीनरी की पूरी तस्वीर। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, वर्णमाला का रहस्य और ध्वनियों का कुल भंडार। तो शुरुआत करते हैं इस ध्वनि पैदा करने वाली मशीन के सबसे बुनियादी हिस्सों से। देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में हमारे पास ध्वनियों की कुल कितनी बड़ी इन्वेंट्री मौजूद है। और यहां सबसे जादुई नंबर है 52। एक मानक हिंदी वर्णमाला में ठीक 52 अक्षर होते हैं। इसे बिल्कुल ताश की एक गड्डी की तरह समझिए, जहां ठीक 52 पत्ते होते हैं और हर पत्ते की अपनी एक पक्की वैल्यू होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछा होता है। अक्सर लोग मूल वर्ण और कुल वर्ण के बीच फंसकर 33 या 44 पर टिक लगा आते हैं, लेकिन याद रखिए, जब कुल इन्वेंट्री की बात होना तो जवाब हमेशा 52 ही होगा। भाग 2, स्वरों की टाइमिंग, यानी भाषा के इंजन स्टार्टर। अब मशीन के उस हिस्से की बात करते हैं जो असल में इंजन को स्टार्ट करता है, यानी हमारे 11 स्वर, जिन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। सच मानिए, इनके बिना भाषा का कोई भी पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। स्वरों का ये जो पूरा बंटवारा है, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का खेल है। एक तरफ हमारे पास 4 ह्रस्व या मूल स्वर हैं, जिन्हें बोलने में बस पलक झपकने जितना, यानी बहुत कम समय लगता है। और दूसरी तरफ 7 दीर्घ स्वर हैं। नाम से ही साफ है, दीर्घ यानी बड़ा। इनमें ह्रस्व स्वरों के मुकाबले ठीक 2 गुना समय लगता है। ये पूरी तरह से एक स्टॉपवॉच के नियम पर काम करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रैप है, री अक्षर का। आम बोलचाल में ऋषि या ऋतु बोलते समय अक्सर इसे लंबा खींच दिया जाता है, जिससे ये दीर्घ स्वर लगने लगता है। लेकिन शुद्ध भाषा विज्ञान के हिसाब से री का उच्चारण संस्कृत से आया है और वहां इसे एक झटके में बेहद कम समय में बोला जाता है। तो व्याकरण की उस स्टॉपवॉच के अनुसार ये हमेशा एक ह्रस्व स्वर ही रहेगा। हमारी आज की बोलने की आधुनिक आदतों से इसके मूल नियम नहीं बदलते। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है, लेकिन इसे ट्यून कैसे किया जाता है? हमारी जीभ यहाँ एक डीजे के साउंड मिक्सर की तरह काम करती है। जब ए बोलते हैं तो जीभ अग्र स्वर के रूप में आगे स्लाइड होती है। अ बोलते समय वो एकदम रिलैक्स होकर बीच में यानी मध्य में आ जाती है, और जैसे ही आ बोलते हैं तो ये पश्च स्वर की तरह पीछे गले की तरफ खिंच जाती है ना एकदम इनबिल्ट साउंड इंजीनियरिंग। भाग 3, व्यंजनों का रास्ता, यानी हवा का रेसिंग ट्रैक। अब भाषा सिर्फ खुले स्वरों से तो बन नहीं सकती। हवा को आकार देने के लिए रास्ते में रुकावटें डालनी पड़ती हैं, और यहीं से व्यंजनों की शुरुआत होती है। चलिए हवा के इस रेसिंग ट्रैक पर चलते हैं। ये ट्रैक बिल्कुल एक जीपीएस की तरह काम करता है, जिसे बड़ी आसानी से KTMDO या KTMDO कहा जा सकता है। सोचिए, फेफड़ों से हवा रेस लगाते हुए निकलती है। सबसे पहले के यानी कंठ पर पहुंचती है, यहां से क वर्ग निकलता है। फिर टी यानी तालु, यहां से च वर्ग। एम यानी मूर्धा की खुरदुरी छत, जहां से ट वर्ग आता है। डी यानी दांत, जहां से त वर्ग निकलता है। और इस हाईवे का अंतिम स्टेशन है ओ यानी होंठ, जो प वर्ग का फाइनल स्टेशन है। गले से लेकर होठों तक का एकदम परफेक्ट एनाटॉमिकल सीक्वेंस। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई अक्षर इस KTMDO ट्रैक के नियमों को मानने से ही इनकार कर दे? क्या होगा अगर कोई ध्वनि सिर्फ एक स्टेशन पर रुकने की बजाय एक ही समय पर 2 स्टेशनों का इस्तेमाल करना चाहे, जैसे कि अक्षर व? और यही जन्म होता है दंतोष्ठ्य का। जब व का उच्चारण होता है तो ऊपर के दांत नीचे के होंठ को हल्के से छूते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें दांत भी शामिल हैं और होंठ भी, दोनों का एक साथ इस्तेमाल। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ट्रैक के सारे नियम मुड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ये फंसाने के लिए एक पसंदीदा ट्रैप बन जाता है। भाग 4, हवा और कंपन का गणित, यानी सांसों की भौतिकी।
तो लोकेशन तो हमने देख ली, लेकिन एनाटॉमी के बाद बारी आती है फिजिक्स की, क्योंकि हवा के प्रेशर और गले के कंपन को नापने का भी अपना एक बहुत ही सटीक गणित है। हवा के प्रेशर यानी प्राणत्व के लिए सम विषम का एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है। पहले, तीसरे और पांचवें नंबर वाले अक्षर अल्प प्राण होते हैं। इनमें बहुत कम हवा निकलती है, जैसे साफ आसमान के हल्के बादल। वहीं दूसरे और चौथे नंबर वाले महाप्राण हैं। इनमें तूफानी बादलों की तरह ज्यादा हवा बाहर धकेलनी पड़ती है। अब आते हैं गले के कंपन यानी घोषत्व पर। पहले और दूसरे नंबर के अक्षर अघोष हैं, बिना किसी वाइब्रेशन के, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर वाले सघोष हैं। इन्हें बोलते समय गले में भारी गूंज पैदा होती है। कोई भी अपने मुंह के आगे या गले पर हाथ रखकर इस गणित का लाइव टेस्ट कर सकता है। एकदम सटीक काम करता है। लेकिन ठहरिए, इस सटीक गणित में भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप छुपा हुआ है। अगर हम मान लें कि श और स जैसी हवादार ध्वनियां अघोष हैं और उनमें कोई कंपन नहीं होता, तो क्या उसी ग्रुप के अक्षर ह के साथ भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और यही ह की सबसे बड़ी खूबी है। अक्षर ह सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। ये महाप्राण तो है ही, क्योंकि इसमें भरपूर तूफानी हवा बाहर आती है, लेकिन ये अघोष नहीं बल्कि सघोष है। हवा की गति इतनी तेज होती है कि स्वर तंत्रियों में भारी घर्षण पैदा होता है, जिससे अधिकतम कंपन होता है। एक साथ भरपूर हवा और भारी वाइब्रेशन, ये तार्किक मान्यताओं को तोड़ने वाला सच में एक अद्भुत अपवाद है। भाग 5, संयुक्त व्यंजन और जिक्सॉ पजल को जोड़ना। आइए अब इस निर्माण के आखिरी चरण में चलते हैं, जहां हम वर्णमाला के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरा पजल तैयार करते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन। इस पजल को लॉक करने वाली मास्टर की है हलंत। ये अक्षर के नीचे लगी बस एक छोटी सी तिरछी लकीर होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये बताती है कि उस व्यंजन से स्वर की ध्वनि पूरी तरह से निकाल दी गई है। जब दो अक्षरों को जोड़कर क्ष या त्र बनाना हो, तो पहले अक्षर का आधा होना यानी उसमें हलंत लगा होना एकदम जरूरी है। इसके बिना स्वर वाला पूरा अक्षर दूसरे से जुड़ ही नहीं सकता। परीक्षाओं में इस एक छोटी सी लकीर को नजरअंदाज करना आपके पूरे जवाब को गलत कर सकता है। भाग 6, शानदार मशीनरी और मानव मस्तिष्क की क्षमता। तो देखिए, स्वरों के स्टॉपवॉच से लेकर केटीएम डिओ ट्रैक, हवा के सम विषम गणित और हलंत के पजल तक का हमने पूरा सफर तय कर लिया है। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का समय आ गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि हमारी वर्णमाला अक्षरों की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। ये होठों की बनावट, दांतों के टकराने, जीभ के स्लाइड होने, फेफड़ों की हवा और गले के कंपन की एक परफेक्ट सिम्फनी है। जैसे किसी बड़े ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र अपनी बारी पर एकदम सही धुन निकालता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर इस जटिल इंजीनियरिंग को अंजाम देता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब एक इंसान 1 मिनट में 150 शब्द बोलता है, तो सोचिए दिमाग हर मिली सेकंड में कैसे ये सारे कैलकुलेशन कर रहा होता है। केटीएम डिओ की लोकेशंस, हवा का अल्पप्राण महाप्राण गणित और गले का वाइब्रेशन, ये सब खुद ब खुद हो रहा है। ये हमारे अपने न्यूरोलॉजिकल और एनाटॉमिकल हार्डवेयर की क्षमता का सबसे शानदार उदाहरण है। सच में ये विचारी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन अद्भुत तथ्यों पर विचार करते रहिए।